अगला टॉपिक है माइनर ऑफ मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स के माइनर का क्या मतलब है, तो इसको डायरेक्ट आप समझ लो क्या है। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, एग्जाम्पल से इसको समझो, और मान लो इसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इस मैट्रिक्स का जो माइनर होता है, अगर कोई बोले कि इसका माइनर निकालो, ठीक है, इसका जो माइनर होगा, माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लो किससे डिनोट कर दिया, एम से मतलब मान लिया एक मैट्रिक्स एम है जो क्या इंडिकेट करती है, मैट्रिक्स ए के माइनर को। तो जो माइनर उसका होगा वो किसके बराबर होगा, वो माइनर होता है M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ये क्या कहलाएगा, माइनर। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कौन सी बात हुई भाई, ए के जगह एम लिख दिया नहीं, अब यहाँ पर इस सब की वैल्यू इसके फॉर्म में क्या है, यानी कि ये ए का जो माइनर एम हमने M1, M2 ये सब लिख दिया, इसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अब हम समझा रहे हैं कि कौन सी चीज़ कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो M11 तुमको निकालना है, ठीक है, तुमको मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ए दी हुई है, और तुमको उसका माइनर लिखना है। तो माइनर किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर वैल्यू क्या भरेंगे, जैसे M11 के जगह कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो M11 एक्चुअल में A11 के प्लेस पर लिखा गया है। M11 किसके प्लेस पे लिखा गया है, तो A11 के प्लेस पर। तो A11 के प्लेस पर M11 जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, यानी कि इसको बोलेंगे माइनर एलिमेंट ऑफ A11। ये A11 का क्या कहलाएगा, माइनर एलिमेंट कहलाएगा। अब माइनर एलिमेंट होता क्या है वो देखो तो जिसका भी माइनर एलिमेंट चाहिए होता है उसके रो और कॉलम को छोड़ दिया जाता है। तो A11 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। बचेगा क्या, तो बचेगा A22, A23, A32 और A33। ठीक, यही तुम्हारा, अगर तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हो, 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बताया था, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा A22, A33 माइनस A32 और A23। तो ये जो होगा यही किसके बराबर हो जाएगा, M11। तो इस तरीके से M11 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे ही M12 की वैल्यू निकाल लेंगे। M12 क्या होगा, अब M12 किसका माइनर है, तो M12 A12 के प्लेस पे लिखा हुआ है, यानी A12 का माइनर एलिमेंट है M12। अब ये कैसे निकालेंगे, तो A12 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम अगर छोड़ देंगे तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, तो एलिमेंट बचेगा A21, A23, A31, A3 और 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A21, A33 माइनस A31, A23। ये किसकी वैल्यू हो गई, M12 की वैल्यू। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लो हमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, M22 की वैल्यू निकालनी है, तो M22 क्या है, M22 A22 का माइनर एलिमेंट है। तो A22 का माइनर एलिमेंट है, तो A22 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छोड़ दो, तो छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा A11, A13, A31, A33। अब इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, तो A11, A33 माइनस A31, A13। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी M22 की। ठीक है, M22 की वैल्यू क्या होगी M22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो M22 ये है, ये किसका माइनर एलिमेंट है, A22 का। तो A22 का माइनर एलिमेंट है, तो हम A22 का रो कॉलम छोड़ देंगे। A22 का रो और कॉलम छोड़ने पर जो हमको एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, A11, A13, A31, A33। इन्हीं एलिमेंट्स को
2 क्रॉस 2 जो है उसका डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, M22 की। तो इस तरीके से ये जितने भी मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का माइनर एलिमेंट निकाल लेंगे। और माइनर एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, तो जिस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट निकालना है उसका रो और कॉलम छोड़ दिया जाता है। जिसका भी माइनर एलिमेंट निकालना है, जैसे इसका माइनर एलिमेंट निकालना है तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो इसका रो कॉलम छोड़ने के बाद जो बचेगा उस बचे हुए से हम एक 2 क्रॉस 2 का क्या बना लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे। और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वही न्यूमेरिकल वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट हो जाएगा और उसको उसके माइनर के प्लेस पे रख दिया जाएगा। और इस सारे एलिमेंट का माइनर एलिमेंट यहाँ पर अगर रख दिया जाए तो जो मैट्रिक्स आएगी उसी मैट्रिक्स को कहते हैं माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जैसे हो गया क्या, C। किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मान लो हमने C से डिनोट किया तो ये क्या होता है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ये कोफैक्टर होता है। अब इस कोफैक्टर का रिलेशन क्या है मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स अभी पीछे वाला ही चल रहा है। अभी जैसे हमने आपको क्या बताया कि एक मैट्रिक्स ए था, उसका माइनर निकाल लिया M11 M12 करके। अब उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है तो उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर C हो गया मान लो। तो अब यहाँ पर C11 C12 C13 क्या है, तो C11 एक्चुअल में है क्या, Cij। हम यहाँ पे बता देते हैं वेयर Cij का मतलब हो गया -1 टू दी पावर i प्लस j Mij। बात समझ में आ गई, -1 का पावर i प्लस j Mij। यानी माइनर अगर हम निकाल लिए तो कोफैक्टर निकल जाएगा। यानी कोफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर से ही कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जो कोफैक्टर C है एक्चुअल में है किसके बराबर, अब जरा देखो ये C11 क्या होगा, C11 की वैल्यू हो जाएगी -1 का पावर 1 प्लस 1 M11। तो यहाँ -1 का पावर 1 प्लस 1 यानी -1 का पावर 2, i और j की जगह 1 और 1 है तो 2 मतलब प्लस। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी M11। यहाँ पर 1 और 2 का सम 3 हो जाएगा। 3 क्या है, ऑड है, इसलिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -M12। फिर M13 -M21 M22 -M23। ये क्या हो जाएगा M31 -M32 M33। तो जो हम लोग पीछे माइनर निकाले उसी माइनर को, ठीक है, उसी माइनर को अगर हम उसके साइन के साथ लिख दें, किस साइन के साथ, प्लेस का साइन। पीछे आप ध्यान रखिएगा हमने एक जगह बताया था कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं या डिटर्मिनेंट में, उनमें हर प्लेस का अपना एक पर्टिकुलर साइन होता है। ठीक है, और वो साइन कैसे डिफाइन किया जाता है तो हमने बताया था -1 का पावर i प्लस j लिख देते हैं। i और j उस प्लेस का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि कितना रो और कितना कॉलम है उस प्लेस का, किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। तो -1 टू दी पावर नंबर ऑफ प्लेस ऑफ रो प्लस प्लेस ऑफ कॉलम। प्लेस ऑफ रो और प्लेस ऑफ कॉलम को अगर ऐड करके -1 के पावर लिख दिया जाए तो जो साइन देगा वो साइन उस प्लेस के साइन को इंडिकेट करता है। तो जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का अपना एक प्लेस है। तो हर माइनर को, जैसे इसके पहले जब हम माइनर बता रहे थे तो माइनर हमने डायरेक्ट लिखा था उसके प्लेस साइन के साथ नहीं लिखा था। और उसी माइनर को अगर उसके प्लेस साइन के साथ लिख दिया जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, कोफैक्टर को इंडिकेट करता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। मान लो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 1 -1 3 2 4 3 -1। ये हमने मान लो एक मैट्रिक्स ले ली और हमसे कहा गया कि इसका माइनर लिखना है। क्या लिखना है, इसका माइनर लिखना है। चलो तो इसका माइनर कैसे लिखेंगे इसके माइनर को कैसे लिखा जाएगा, तो इसके माइनर को लिखने के लिए जैसे ये पहला वाला एलिमेंट 1 है तो इस 1 का माइनर निकालेंगे।
यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ क्या लिखा जाता है, M11। M11 मतलब इस प्लेस का माइनर, तो 1 का माइनर क्या होगा, तो हमने क्या बताया था, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ जो M11 आएगा, जो M11 आएगा वो कितना होगा, तो इसका रो कॉलम अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 3 2 3 -1 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 2 और 3 जो -1 बचा इसका वैल्यू कितना होगा, -3 -6 तो -9 हो जाएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6, -3 -6 -9 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -9 लिख देंगे। इसके बाद से हम यहाँ पर M12 निकालेंगे। M12 मतलब इस 2 का माइनर, इस 2 का माइनर एलिमेंट क्या होगा, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा -1 4 और यहाँ 2 और -1। तो जो बचता है उससे डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, -1 1 हो गया और 1 और ये कितना है 8, तो 1 -8 कितना होगा, -7। तो 1 -8 -7, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -7। अब ऐसे ही इसका क्या होगा माइनर, इसका माइनर क्या लिखेंगे, तो इसका माइनर लिखेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ेंगे, इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये बचेगा, ये वाला पोर्शन डायरेक्ट लिख दें कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो हम यहाँ पे 1 3 निकालते हैं, तो 1 3 कैसे निकालेंगे, तो इस एलिमेंट से इस एलिमेंट का रो कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा, -1 3 4 और 3 बचा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई -3 और इसका 12, तो -3 -12 कितना हो जाएगा, -3 -12 तो -15 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसका माइनर निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ोगे तो एलिमेंट क्या बचेगा, M21 के जगह यहाँ पे बचेगा तुम्हारा, इसका रो कॉलम छोड़ने पे 21 बचेगा और 3 -1 बचेगा, 21 बचेगा और 3 -1 बचेगा। तो ये -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। इसी तरह से अगर हम M22 निकाल लें तो M22 क्या होगा, M22 यानी इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ -1 बचेगा। तो ये -1 और ये -4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब इस 2 का माइनर लिखना है, तो इस 2 के माइनर को अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये 2 का माइनर क्या होगा, M23। तो M23 अगर लिखना है तो इस 2 वाले के लिए हम इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 2 और 4 3 बचेगा, यहाँ 1 2 बचेगा, यहाँ पे 4 और 3 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 3 -6 8 3 -8। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देखते रहना, ये 3 और ये -8 है, तो 3 -8 कितना हो जाएगा, फिर से -5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पर इसका M31 यानी इसका माइनर निकालने जा रहे हैं। तो इसका माइनर कितना होगा, तो इसके रो कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, तो 2 3 1 2 बचेगा, 2 3 1 2 बचेगा। 2 3 1 2 से यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 3 1 2 से यहाँ पे हमको मिलेगा 4 -3 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर इस 3 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M32 क्या होगा, तो M32 अगर यहाँ लिखेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो 1 -1 1 2 बचेगा, यहाँ 1 -1 1 और 2 बचा। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 2 -1 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका माइनर लिखेंगे तो इसका माइनर में ये वाला और ये वाला ख़त्म, तो ये बचेगा, तो ये 3 और -2 मतलब कितना बन जाएगा, 5 बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं। ये माइनर निकालने का तरीका हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर निकालना होता, इसी मैट्रिक्स का अगर हमको कोफैक्टर निकालना होता, हम यहीं पे बता देते हैं। मान लो इसी मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना होता, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते, तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं C से। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं उसको उसके साइन के साथ लिख दिया जाएगा।
तो ये वाला जो प्लेस होता है किसका साइन होता है, ये 1 1 प्लेस है। ध्यान से समझो, ये माइनर आ गया, माइनर से ही कोफैक्टर निकाला जाता है। हमने ऊपर बताया था आपको माइनर से ही कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए हमने देखो यहाँ पे बताया था कि माइनर निकल जाएगा तो उसी माइनर को उसके प्लेस साइन के साथ अगर लिख दिया जाएगा तो कोफैक्टर हो जाएगा। तो प्लेस साइन के साथ अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें, इसके प्लेस साइन के साथ तो यहाँ पर देखो इसका साइन क्या है, इस प्लेस का पॉजिटिव होता है, इस प्लेस का साइन प्लस होता है, तो ये सीधे वही रह जाएगा -9। इसका प्लेस क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर इसके पहले माइनस लग जाएगा। जो भी इसका प्लेस है पहले लगा दो, तो -9 के पहले प्लस लगाया तो -9 हो गया। इसका प्लेस क्या होता है, निगेटिव, तो ये पहले से माइनस है और निगेटिव इसका प्लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका प्लेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये 15 हो जाएगा, सॉरी -15 जो है वही रह जाएगा। यहाँ पर इसका प्लेस फिर क्या होता है, माइनस निगेटिव होता है, तो एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका प्लेस पॉजिटिव होता है तो ये जो है वही रह जाएगा। इसका प्लेस फिर निगेटिव होता है तो निगेटिव और पहले से माइनस है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसका प्लेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर इसका प्लेस निगेटिव होता है तो -3 हो जाएगा। इसका प्लेस पॉजिटिव होता है तो ये 5 रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। यानी कि जो भी माइनर आया उस माइनर एलिमेंट में, माइनर के एलिमेंट में प्लेस का साइन भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर जैसे ये देखो ये किसकी वैल्यू आई थी, ये M12 की वैल्यू आई थी। किसकी वैल्यू थी, M12 की। और कोफैक्टर क्या होता है, C12, और C12 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो C12 की वैल्यू -M12 के बराबर होती है। तो M12 खुद कितना आया, -7, और यहाँ पर M12 के जगह -7 लिखो और पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट को माइनर वाले एलिमेंट को उसके प्लेस साइन के साथ जब हम लिख लेते हैं तो क्या देता है वो, कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एडजॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं इसमें, प्रॉपर्टी वगैरह ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आईटी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एडजॉइंट से। एडजॉइंट होता क्या चीज़ है एक्चुअल में, द ट्रांसपोज ऑफ cofactor of a matrix is called adjoint of that matrix. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जैसे अभी हमने पीछे बताया कि किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट को डिनोट करते हैं ADJ ऑफ A। मान लो A कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो C का ट्रांसपोज हो जाएगा। जो C मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, या इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे CT। जैसे मान लो इफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर है। जैसे पीछे अभी एग्जांपल हम लोगों ने निकाला, पीछे वाला एग्जांपल देखो, उसमें कोफैक्टर निकाला था, तो उसके कोफैक्टर में क्या क्या आया था जरा देखो तो। शायद यहाँ पे -9 आया था, यहाँ पे शायद 7 आया था, यहाँ -15 आया था, एक बार मिला लेना। यहाँ पे शायद 5 आया था, यहाँ पे -5 आया था, यहाँ पे भी 5 आया था, यहाँ 1 आया था, यहाँ -3 आया था और यहाँ पे 5 आया था। ये क्या था, ये एक मैट्रिक्स A का कोफैक्टर था। जो एग्जांपल हम लोग अभी किए थे, एक मैट्रिक्स A लेकर उसका माइनर निकाले थे, फिर कोफैक्टर निकाले थे, तो कोफैक्टर तक पहुंच गए थे। अब मान लो अगर हमको एडजॉइंट निकालना होता मैट्रिक्स A का, तो हम क्या करते, इसी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते। तो ट्रांसपोज ऑलरेडी हमको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है, तो रो कॉलम चेंज कर दिया जाता है। तो इसका पहला वाला रो पहला कॉलम बना दो, -9 7 और -15। दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम बना दो, 5 -5 और 5। तीसरा रो इसका तीसरा कॉलम बना दो, 1 -3 और 5।
तो ये जो आया आपका यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे एडजॉइंट, यानी जो कोफैक्टर निकाला उसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। तो इस मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, यही कहलाता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट में इसको निकालने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसका प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता है। और एडजॉइंट निकालना हमको लगता है कि आप यहाँ से देखकर समझ गए होंगे कि बिल्कुल ही आसान है। माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, और माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद जो कोफैक्टर आया उसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, तो यही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखो। एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो कुछ तो बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको डायरेक्ट देख लो, और बाकी प्रॉपर्टीज आप अगर डिराइव करना चाहते हो तो कोई एग्जांपल लेकर के उसको चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। सबसे पहले याद रखो कि एडजॉइंट ऑफ अ नल मैट्रिक्स, अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होता है, ऑल्सो नल। एडजॉइंट ऑफ अ नल मैट्रिक्स ऑल्सो नल मैट्रिक्स। किसी नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक नल मैट्रिक्स होगा। एक प्रॉपर्टी और देखो, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी होगा। यानी अगर तुमसे बोला जाए कि एडजॉइंट आई का क्या होगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आइडेंटिटी ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बगल में देख लो, तीसरा, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालोगे तो वो भी क्या होगा, वो भी सिमेट्रिक ही होगा। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी ध्यान रखो, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उसका एडजॉइंट निकाले तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। वही मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी, ये मत समझ लेना कि ये जो रहेगा वही यहाँ रहेगा, नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, मतलब चेंज हो सकती है लेकिन जो भी रहेगा वो सिमेट्रिक ही रहेगा। अब देखो, एडजॉइंट अगर हम निकालते हैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, और अगर हम ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालने के बाद करते हैं तो दोनों सेम है। यानी एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल करके एडजॉइंट निकालो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। पांचवा एक पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से अभी हम लोग आगे इनवर्स भी स्टडी करेंगे। ए एडजॉइंट ऑफ ए, मान लो ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम एक मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें, चाहे किसी भी ऑर्डर में, दोनों बराबर होता है। याद करो, हमने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। हमने ये भी बोला था कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि वो सिमिलर वैल्यू दे दे, इक्वल दे दे। उसी पे कल हमने लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होता है, ए आई इज इक्वल टू आई ए। ऐसे ही हमने एक चीज़ और यहाँ पर बताई, उसको भी ध्यान में रखो, किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन तुम किसी भी ऑर्डर में करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। और ये होगा किसके बराबर, वो हम बता दें आपको, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के बराबर। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, तो आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। यानी मिला जुला कर कहने का मतलब क्या है कि मान लो ए अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डायगोनल पे 1 1 1 होता है और इसमें बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होगा तुम्हारा रिजल्ट। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट ये आएगा।
बात समझ आ गई? यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट में उसका मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो सोचो ये कितना लंबा हो गया। प्रॉपर्टी ध्यान रखने से क्या फ़ायदा होगा? एडजॉइंट निकालने तुमको आता है, मल्टीप्लाई भी करने तुमको आता है, तो मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालोगे। अब एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, माइनर कोफैक्टर दोनों निकालने के बाद से एडजॉइंट निकालोगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके, फिर उसका ए में मल्टीप्लाई करोगे रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन से, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से, और तब जा करके तुमको इतना लंबा रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान में रहेगी तो तुमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तुमको एक मैट्रिक्स बनाना है, सारा एलिमेंट 0 लिख देना है, और डायगोनल पे क्या लिख देना है? तो जिस मैट्रिक्स का तुमको एडजॉइंट निकाल करके और उसके साथ प्रोडक्ट करना है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने तुमको आता है, डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल आसान है, सीधे निकल जाएगा 2 लाइन में, किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके। तो तुम सीधे इस क्वेश्चन में एडजॉइंट मत निकालो, प्रोडक्ट मत निकालो, मल्टीप्लिकेशन मत करो, तुम सीधे क्या करो? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल करके डायगोनल पे लिख दो और बाकी एलिमेंट 0 भर दो। यही क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट। यानी यहां से एक चीज और मिली कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? तो ये जो रिजल्ट आया ये क्या है? ये जो आया ये क्या है? डायगोनल पे सारे इक्वल हैं और बाकी 0 हैं, तो यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और हमने बताया था कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाता है? जल्दी बोलो। सोचो। हमने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स एक होती है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर मान लो कि मैट्रिक्स में डायगोनल वाले सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं, जैसे के हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। पीछे जाकर के वीडियो में आप देख सकते हो। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा रिजल्ट देता है? एक स्केलर मैट्रिक्स देता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली प्रॉपर्टी एक देखो, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए, मतलब मान लो एक मैट्रिक्स ए दे दिया, अब तुमसे कहा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट निकालो। अब रही बात कि यहाँ क्या करना पड़ेगा? पहले पूरे मैट्रिक्स ए का क्या करोगे? एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करोगे, फिर जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। लंबा प्रोसेस हो गया। इससे आसान तरीका है तुम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, बिना एडजॉइंट निकाले सीधे ए का ही डिटर्मिनेंट निकाल लो और इसका पावर n-1 कर दो। अब बोलोगे पावर n-1 क्या है? तो यहाँ पे बता देते हैं। n क्या है? ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर। ए का ऑर्डर मतलब ए मैट्रिक्स 3x3 की है कि 2x2 की है कि 4x4 की है, जो ए का साइज है। तो ए का जो साइज है, जो ऑर्डर है 3, n क्या है? ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर मतलब मान लो अगर ए 3x3 का है, जैसे यहीं पर अगर इफ ए क्या हो जाए? 3x3 का हो जाए, तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही 3 इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ n की जगह 3 लिख देंगे तो 3-1 हो जाएगा। तो अगर ये a है तो यहाँ पर तुमसे एडजॉइंट अगर पूछा जाए, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो यहाँ पर अगर a 3x3 है तो एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा? a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-1 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इतना लंबा चौड़ा एडजॉइंट निकाल करके डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, सीधे a का डिटर्मिनेंट निकाल करके और पावर क्या रख देंगे? n-1, यानी ऑर्डर -1। ये क्या हो जाएगा? ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आप आगे इस मैट्रिक्स में और भी प्रॉपर्टी यूज करते चले जाओ, कर सकते हो। कुछ और भी यहाँ पे हम नोट कर देते हैं प्रॉपर्टी। देखो, जैसे मान लो अगर बोला जाए कि एडजॉइंट निकालो लैम्डा ए का, लैम्डा स्केलर है, यानी किसी मैट्रिक्स में लैम्डा यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाला, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? लैम्डा टू दी पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है।
लैम्डा जब ये एडजॉइंट से बाहर निकलेगा तो पावर में क्या आएगा, n-1। n मतलब हम ऊपर बता चुके हैं n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो जो भी ऑर्डर रहेगा, अगर a 3x3 रहेगा तो ये लैम्डा का स्क्वायर बाहर निकलेगा, अगर a 4x4 रहेगा तो लैम्डा का क्यूब बाहर निकलेगा, अगर a 2x2 रहेगा तो लैम्डा केवल बाहर निकलेगा, पावर 1 के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी प्रॉपर्टी देखो इसके बाद, अगर मान लो हमसे कोई बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, यानी किसी मैट्रिक्स का डबल एडजॉइंट निकालो। अब पड़ गए चक्कर में यार, एक बार एडजॉइंट निकालने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, माइनर कोफैक्टर फिर उसका ट्रांसपोज, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है उसका फिर से एडजॉइंट निकालो। तो प्रॉपर्टी याद रखने से थोड़ा सा आपका समय बचेगा। क्या समय बचेगा, इसकी वैल्यू जो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-2 से, यानी ए का डिटर्मिनेंट जो भी आएगा उसका पावर n-2, n मतलब ऑर्डर, बार बार नहीं बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा ऑर्डर। कैसे आया ये, इसका थोड़ा सा प्रूफ भी आप देख सकते हो, हालांकि प्रूफ वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रूफ तो सबका है, जैसे हमको ये पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए in के बराबर होती है। अब अगर मान लो हम a को रिप्लेस कर दें एडजॉइंट ऑफ ए से, यहीं पे अगर हम रिप्लेस कर दें a को किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, मतलब a के जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दें, तो यहाँ a के जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए के जगह, ये तो पहले से एक एडजॉइंट लगा और ए के जगह हमको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए डबल एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और इधर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए in, मतलब जहाँ जहाँ भी ए था वहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। अब हमको वैल्यू तो इसी की निकालनी थी ना, बोलो। अब हमको यहाँ पर क्या मिला, दोनों साइड ए अप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बोल सकते हो। तो दोनों साइड ए से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ पहले से है एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे, ध्यान होगी, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, तो क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 बताया था, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, in हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो, ये भी एक प्रॉपर्टी थी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट in, बोलो, और ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक, और ये वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों मिलकर के यहाँ तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको लिख लो a का पावर n-1, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और रिजल्ट ही आ गया।